हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की एक महत्वपूर्ण क्लास। आज है साथियों रीजनिंग की पार्ट संख्या 63। और इससे पहले कि यदि आपने 62 पार्ट 62 पार्ट नहीं देखे हैं तो इन पार्ट्स को भी जा कर के देखिएगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले क्लासेस में करवाए गए हैं। आज हम साथियों रीजनिंग को एकदम बेसिक लेवल एवं शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज की इस क्लास में एक बार फिर से टॉप 15 प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। और साथियों कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15, नृत्य संगीत और ताल इनमें से कौन सा बेन आरेख बनेगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित प्रश्न में कितने त्रिभुज स्थित हैं। यहाँ पर बताना है, एक आकृति दे रखी है, इस आकृति में बताएंगे कि दोस्तों कुल कितने त्रिभुज स्थित हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले आपको बता दिया जाए कि ये जो अपनी रीजनिंग की क्लास है कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो याद रखेंगे एसएससी जीडी का एग्जाम, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपरटेट, यूपीपेट तथा यूपी टेट और भी दोस्तों कोई स्टेट लेवल का एग्जाम जिसमें आपका रीजनिंग पूछा जाता हो, कोई भी ऐसा एग्जाम्स जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास साथियों महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप किसी ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिस किसी एग्जाम्स में रीजनिंग पूछा जाता है तो इस क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा। चलते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले दोस्तों यदि आप इस पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो याद रखेंगे अपना टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है और डीएस सर ऑफिशियल नाम से इस ग्रुप को बनाया गया है। आपको यहाँ पर प्रतिदिन क्लास नोट्स यानी कि पीडीएफ और क्लास से संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको निरंतर मिलती रहेगी। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दोस्तों चिकित्सक रोगी से संबंधित है तो वकील किससे संबंधित हो जाएगा। साथियों बताना है कि चिकित्सक जिस प्रकार रोगी से संबंधित है वकील के बारे में इसका राइट आंसर क्या बनेगा। देखिए चिकित्सक यानी कि एक डॉक्टर, डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए कौन आता है। आप कहेंगे सर रोगी आता है, तो डॉक्टर क्या करता है, इलाज करता है। और वकील, वकील क्या करता है, हम कहेंगे सर वकील लड़ता है मुकदमा। क्या करता है साथियों, याद रखेंगे वकील मुकदमा लड़ता है। और मुकदमा लड़ने के लिए वकील के पास कौन जाएगा, तो साथियों याद रखेंगे मुवक्किल जाएगा। कौन जाएगा, ये एक वकालत की भाषा का शब्द है मुवक्किल। जैसे अपन लोग किसी के खिलाफ मुकदमा करते हैं तो वकील को जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि वकील को मुकदमा लड़ने के लिए करेंगे तो वकील अपन लोगों को क्या कहेगा साथियों, मुवक्किल कहेगा। क्या कहेगा, मुवक्किल। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। जैसे चिकित्सक रोगी से संबंधित है उसी प्रकार वकील अपना मुवक्किल से संबंधित हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों एक निश्चित कूट भाषा में पेन को एनजीओ, बार को सीटीएसएल लिखा जाता है तो इस कूट भाषा में प्रैंक का कोड क्या हो जाएगा। क्या बताना है साथियों, प्रैंक का कोड बताना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखिए ये लिखा हुआ है क्या, पेन। क्या लिखा है, पेन। और यहाँ पर इसको लिखा क्या गया है, इसके अतिरिक्त आगे लिखा है बार्क। क्या लिखा है, बार्क। ठीक है। और इन दोनों को क्या लिखा गया है साथियों, इनको याद रखेंगे। पेन को क्या लिखा गया है और बार्क को क्या लिखा गया है, इसके बारे में हमें बताना है। चलिए पेन को लिखा गया है साथियों NJO। क्या लिखा गया है, याद रखेंगे NJO। और बार्क को क्या लिखा गया, आप कहेंगे सर C और T, उसके बाद S और L। और कोड किसका बताना है, तो कोड साथियों बताना है हमें प्रैंक का। किसका बताना है, PRAN और K। किसका कोड बताना है, प्रैंक का कोड बताना है। तो किस तरह से इस कोड को हम लोग बताएंगे, आप लोग इसको गौर से देखिएगा। इसका कोड क्या बनेगा सर, देखिए यहाँ पर पेन है, सॉरी यहाँ पर पेन है तो P आया है। क्या आया है, P आया है। उसी प्रकार प्रैंक में P आया है तो P का कोड तो हमें N दे रखा है। क्या दे रखा है साथियों, P का कोड N दे रखा है। उसी प्रकार यहाँ पर R दे रखा है और R का कोड S दे रखा है तो R का कोड यहाँ पर S हो जाएगा। उसके बाद ये हमें दे रखा है A।
क्या दे रखा है याद रखेंगे साथियों, यहाँ पर ए दे रखा है और ए का कोड क्या दिया है सामने, टी दिया है, यानी कि NST से शुरुआत होगी ऑप्शन की। और NST आपको दोस्तों केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई देगा। किसमें? NST केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई देगा। N का कोड यहाँ पर O हो जाएगा और K का कोड दोस्तों L हो जाएगा, यानी NSTOL। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 3, एक शानदार सा क्वेश्चन है। कह रहा है दोस्तों दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर एक शानदार सी अक्षर श्रृंखला दे रखी है, इसमें हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। और साथियों जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म काउंट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है साथियों कितने हैं, आप कहेंगे सर 12 टर्म है, यानी कि 12 अक्षर दिए गए हैं। और 12 का पेयर बनेगा साथियों या तो 4 गुणा 3 का या फिर 3 गुणा 4 का। किसका? 3 गुणा 4 या फिर 4 गुणा 3। अब देखिए इसका पेयर क्या बनाएंगे हम लोग, इसका पेयर बनाएंगे 4 गुणा 3, यानी कि छोटा पेयर। ठीक है, छोटे नंबर है तो छोटा पेयर, इस तरह से हम इसको बना लेंगे। अब देखिए साथियों यहाँ पर दिया क्या गया है, आप कहेंगे देखिए यहाँ पर क्या है साथियों, याद रखेंगे ये हमारा ए दे रखा है, तो यहाँ पर ए रख दें क्या, तो यह लास्ट में ए है, तो ऐसा नहीं बनेगा। यानी कि यहाँ पर ए दे रखा है तो पहले वाले में बी फिल कर देते हैं और दूसरे वाले में भी बी फिल कर देंगे, और यहाँ पर ए है तो लास्ट में बी कर देंगे, एक पेयर बनेगा। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा पेयर क्या चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर फिल किए गए हैं इनको आप लोग अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले पेयर बना है ए डबल बी का, उसके बाद डबल बी ए का, यहाँ पर ए डबल बी का और यहाँ पर डबल बी ए का, यानी कि ए डबल बी, इसके अतिरिक्त डबल बी ए, ऐसे पेयर चल रहे हैं लगातार 2। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं साथियों, इस तरह से हमने फिल क्या किया है आप लोग अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। हमने सबसे पहले फिल किया है बी, उसके बाद फिर से बी और यहाँ पर ए और आगे बी बी बी, यानी कि 2 बार डबल बी ए डबल बी, डबल बी ए डबल बी देखेंगे तो साथियों एक बार फिर से ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है डबल बी ए डबल बी। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये आपका सही उत्तर बन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक शानदार सी श्रृंखला दे रखी है और इस श्रृंखला में कह रहा है कौन सा अक्षर एल के तुरंत बाएं के दाएं, तीसरे के तुरंत बाएं के तुरंत बाएं के दाएं चौथा होगा। यानी कि एल में बताना है, एल के संदर्भ में ये क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या लिख लेते हैं, श्रृंखला को लिख लेते हैं साथियों। ये रही हमारी श्रृंखला के एल, उसके बाद साथियों एम, उसके बाद एन, उसके बाद ओ, फिर पी, फिर क्यू और आर, यानी कि यहाँ पर ये हमारी हो गई श्रृंखला। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब हमसे दोस्तों इसमें क्या कहा है कि अक्षर एल, यानी कि अक्षर हमको एल पकड़ना है। तो आप कहेंगे सर अक्षर एल कहाँ पर है, ये रहा। और एक बात और याद रखनी है, जो ये हमारी स्क्रीन है इसमें ये दिशा होती है बाएं। कौन सी दिशा, ये वाली दिशा बाएं है, और जबकि ये वाली दिशा कौन सी है साथियों, दाएं है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब इसी के माध्यम से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एल के तुरंत बाएं, एल के तुरंत बाएं सर कौन सी दिशा हो जाएगी, आप कहेंगे एल के तुरंत बाएं दिशा ये वाली हो गई। ठीक है, अब अक्षर कौन से आ गए, हम के पर आ गए। तो पहला वाला इतना पार्ट खत्म हो गया। कह रहा है के दाएं तीसरा, यानी कि एल के दाएं तीसरा, दाएं कौन सी दिशा है, ये वाली दिशा है। तो दाएं तीसरा कैसा बनेगा, तो आप कहेंगे पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि सर एन तक आ चुके हैं। कहाँ तक आ चुके हैं, याद रखेंगे एन तक आ चुके हैं। तो और कौन कौन से हमारे, ये सारी की सारी लाइनें खत्म हो गई। कौन सी लाइन, याद रखेंगे ये वाली लाइन दोस्तों, ये वाली के दाएं तीसरा वाली लाइन क्या हो गई साथियों, खत्म हो गई। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद अब क्या पढ़ना है, अब आगे फिर पढ़ना है कि तुरंत बाएं, कि तुरंत बाएं, यानी कि एन के तुरंत बाएं, बाएं वाली दिशा कौन सी है, ये वाली। और तुरंत बाएं कौन बनेगा, आप कहेंगे सर एम बनेगा। क्या बनेगा, एम बनेगा। तो अब एम पर रख लेते हैं। ठीक है, तो एन का भी काम यहाँ पर क्या हो गया, तमाम, यानी कि खत्म हो गया। अब एन का काम खत्म, और ये जो लाइन थी ये वाली भी हमारी लाइन खत्म हो गई। ठीक है, कौन सी, ये वाली लाइन। ठीक है, के तुरंत बाएं वाली लाइन खत्म हो गई। अब कह रहा है के तुरंत बाएं, एक बार फिर से कहा है के तुरंत बाएं, के तुरंत बाएं, यानी कि एम के तुरंत बाएं कौन हो गया सर, एम के तुरंत बाएं, दिशा बाएं वाली यही है। तो एम के तुरंत बाएं हो जाएगा हमारा एल। क्या हो जाएगा, एल। तो अब एम का भी काम खत्म, अब आगे इस लाइन का भी काम खत्म। इसको पढ़ लेते हैं, के दाएं चौथा होगा, के दाएं चौथा, के दाएं चौथा, यानी कि एल के दाएं चौथा। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। एक बार फिर से देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा,
यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा अक्षर नंबर पी। अक्षर नंबर पी कौन से ऑप्शन में है सर? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। साथियों ऑप्शन नंबर बी एक बार फिर से सही उत्तर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार फिर से रिवर्स करके देखिएगा। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से इसको हमने सॉल्व करने का प्रयास किया है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न शब्द का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बन सकता है। यानी कि ऐसा कौन सा विकल्प है इस प्रश्न शब्द का प्रयोग करके नहीं बन सकता है। तो दोस्तों याद रखेंगे प्रश्न शब्द कौन सा है। तो सबसे पहले प्रश्न शब्द को पकड़ते हैं। तो प्रश्न शब्द दे रखा है साथियों टीचर। क्या दे रखा है? टीचर। और टीचर को हम कुछ बड़े में यहां पर नीचे लिख लेते हैं। ये रहा हमारा टीचर, TEA, उसके बाद CH और आगे ER। ठीक है, अब देखिए इनका प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले रीच, REACH। आप देखेंगे सर R, उसके बाद EACH, यानी कि पहला ऑप्शन तो सर बन सकता है। पहला ऑप्शन तो बन सकता है, लेकिन क्या पूछा है? नहीं बन सकता है। चलिए ईथर देख लेते हैं। ईटर अगर देखेंगे, दूसरा नंबर देखेंगे EA T, उसके बाद क्या है? E और R, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 भी बन सकता है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी बन सकता है। इसके अतिरिक्त आगे देखें हम अर्थ को, EARTH। तो दोस्तों देखेंगे EARTH, तो ये है EAR और T और H, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 भी बन सकता है। ऑप्शन नंबर 3 भी टीचर का प्रयोग करके बना सकते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 को। बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में क्या लिखा है? ट्रैक्टर लिखा है। और ट्रैक्टर में 2 शब्द दे रखे हैं, TT, यानी कि टी को हमें 2 बार दिखाना है। लेकिन जब टीचर को देखते हैं साथियों, यहां पर टी कहीं भी 2 बार नहीं है। टीचर में केवल और केवल जो टी है वो 1 बार आई है, लेकिन ट्रैक्टर में टी कितनी बार आई है? आप कहेंगे सर 2 बार। और यही कारण है कि टी डबल बार आने से टीचर से ट्रैक्टर नहीं बन सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा था? नहीं बनाया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों एक शानदार सा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यहां पर एक शानदार सी साथियों श्रृंखला दे रखी है। इस संख्या श्रृंखला में लास्ट में दे रखा है क्वेश्चन मार्क, इसके स्थान पर क्या आएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं साथियों 7 को, उसके बाद 26, 63, 124, 215, 342 और क्वेश्चन मार्क। अब अगर आप इस श्रृंखला को गौर से देखते हैं, अगर आप इस श्रृंखला को गौर से देखेंगे तो साथियों कुछ इस तरह से नंबर पता चल रहे हैं। ये 8 के नजदीक है, ये 27 के, ये 64 के, ये 125 के, ये 216, 343। तो अगला वाला कौन सा होना चाहिए? सर लॉजिक क्या है? चलिए लॉजिक भी क्रैक कर लेते हैं। तो लॉजिक कौन सा है? सबसे पहले देखिए यहां पर लिखा हुआ है साथियों 2 का क्यूब और माइनस में 1। ठीक है, पहला वाला खत्म। और आगे दूसरा नंबर पर देखते हैं तो साथियों 3 का क्यूब और माइनस में 1। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। इसके बाद अगला देखा जाए, यानी कि 63 को देखा जाए। जो 63 है ये साथियों 4 का क्यूब और माइनस 1 दे रखा है। 125 को अगर देखेंगे तो 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, माइनस 1 है। उसी प्रकार 215 को देखेंगे तो साथियों ये 6 का क्यूब है और माइनस 1 है। और 343 को देखते हैं साथियों तो 7 का क्यूब, 7 का क्यूब माइनस 1। तो अगला नंबर कौन सा होना चाहिए? आप कहेंगे सर यहां पर हमारा कौन कौन सा अक्षर आ चुका है? आप कहेंगे सर अक्षर 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अगला वाला 8 का क्यूब माइनस 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 8 का क्यूब माइनस 1। और साथियों जो 8 का क्यूब होता है वो होता है 512। कितना होता है? 512। और अब माइनस 1 कर देंगे तो बचेगा 511। क्या बचेगा? 511। और कौन से ऑप्शन में है? सर ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट श्रृंखला है जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। और साथियों जब लुप्त पद देखेंगे तो यहां पर हमें दिखाई देगा क्वेश्चन मार्क। तो इसमें बताना है कि क्या आएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसका कौन सा लॉजिक बनेगा, इसको भी हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो साथियों या तो आप इस तरह से सॉल्व कीजिए या फिर क्या कीजिए, इस तरह से सॉल्व कीजिए। ठीक है, यानी कि ऊपर ऊपर या साथियों ऊपर नीचे इस तरह से सॉल्व कीजिए या फिर अपोजिट सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कुछ इस दिशा में। कौन सी दिशा में? इस दिशा में, ऐसे, इसके साथ ऐसे, यानी कि अपोजिट दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में इसको सॉल्व करेंगे।
ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, बहुत शानदार सा लॉजिक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। या फिर ऊपर ऊपर भी सॉल्व कर सकते हैं, लॉजिक एक ही बनेगा, या ऊपर ऊपर नीचे नीचे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ऊपर नीचे का लॉजिक लगाते हैं। तो ऊपर ऊपर का यदि ऐड कर दें साथियों, ऊपर ऊपर का ऐड कर दें तो 9 6 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 15 हो जाएगा। उसके बाद नीचे नीचे का ऐड कर दें तो 15 12 हमारा 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 27। ठीक है, इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, 15 और 27 का डिफरेंस ले लेंगे। 15 और 27 का डिफरेंस ले लेंगे और साथियों 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो 15 और 27 का जो डिफरेंस बनेगा सर 12 बनेगा, और 12 में 2 से भाग करेंगे तो नंबर हमारा आएगा 6, जो कि मिडिल में दे रखा है। क्या यही लॉजिक आगे वाले में भी लगेगा, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। आगे ऊपर ऊपर का जोड़ना है, नीचे नीचे का जोड़ना है। ऊपर ऊपर का जोड़ेंगे तो सर 12 हो जाएगा, और इसका डिफरेंस लेंगे नीचे के जोड़ते। सो 16 12 कितना होगा, आप कहेंगे सर 28 होगा। कितना होगा, 28। ठीक है, 16 12 28 हो जाएगा। इसके बाद डिफरेंस में करना है 2 से भाग। ठीक है, तो इन दोनों का साथियों डिफरेंस आएगा 16, और 16 में 2 से भाग करेंगे तो सर हमारा नंबर आ जाएगा 8, जो कि मिडिल में दे रखा है। अब इसी लॉजिक के साथ अगले वाले को भी सॉल्व कर देते हैं। तो अगले वाले में देखते हैं, ऊपर ऊपर का सर 8 5 13, 8 5 13, डिफरेंस लेंगे नीचे वाले को जोड़ करके। तो सर नीचे वाला जोड़ेंगे तो 14 11 25 हो जाएगा, और भाग देंगे 2 से, तो दोनों का डिफरेंस बनेगा सर 12, 12 डिफरेंस बनेगा, भाग 2 से जाएगा तो नंबर आएगा 6। क्या आएगा साथियों, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो नंबर बनेगा वो 6 बनेगा। और 6 कौन से विकल्प में है, आप कहेंगे सर बेधड़क से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी में हमें 6 दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में विषम का चयन कीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में विषम का चयन करना है और बताना है कौन सा नंबर विषम हो जाएगा। तो दोस्तों किस तरह से इसको हम विषम बना सकते हैं, यहाँ पर 6 13 24, 12 19 30, 18 25 34, और यहाँ पर क्या है 24 31 42। चलिए इनका हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं में आपस में नंबर चेक करते हैं। इन चारों ऑप्शन में आपस में क्या करते हैं, डिफरेंस चेक कर लेते हैं साथियों। तो चलिए डिफरेंस चेक करते हैं। तो डिफरेंस चेक करने से क्या होगा सर, पहला और दूसरा का डिफरेंस चेक करेंगे, और दूसरा तीसरा का डिफरेंस चेक करेंगे। पहला दूसरा का देखते हैं तो सर क्या हो रहा है, प्लस में 7 हो रहा है अगला नंबर के लिए, और यहाँ पर 13 से 24 जाना है तो आप कहेंगे सर प्लस में 11 हो रहा है अगले नंबर के लिए। उसी प्रकार 12 में से 19 जाएगा, सॉरी 12 से 19 पर पहुंचेंगे तो क्या करना पड़ेगा सर, प्लस में 7 करना पड़ेगा। 19 में हम 30 पर पहुंचेंगे तो सर प्लस में 11 करना होगा। उसके अतिरिक्त यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर देखें तो क्या होगा, 18 से 25 यानी कि सर प्लस में 7 होगा, और 25 से 34 जाएंगे तो सर यहाँ पर तो हमें प्लस में 9 दिखाई दे रहा है। 25 से 34 जब जोड़ेंगे तो प्लस में 9 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आगे ऑप्शन नंबर 4 में चेक करते हैं। तो सर ऑप्शन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 24 से 31 जाना है। 24 से 31, 24 7 31 हो जाएगा। 31 से 42 जाना है तो आप कहेंगे सर 31 से 42 11 जुड़ेगा। इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि हमारा विषम उत्तर कौन सा हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है, सभी में जुड़ रहा था 7 11, सभी में 7 11 जुड़ रहा था यहाँ पर यानी कि ऑप्शन नंबर 1 2 4 में 7 11, जबकि ऑप्शन नंबर 3 एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो हमारा 7 और 9 को जोड़ रहा है। इस कारण ऑप्शन नंबर 3 विषम हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक शानदार सा क्वेश्चन गणितीय समीकरण का। कह रहा है गणितीय समीकरण में बताना है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा हो और गुणा का अर्थ प्लस हो, भाग का अर्थ माइनस हो और माइनस का अर्थ भाग हो, तो बताइए इस समीकरण का उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है 26 सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या बनेगा सर, आप कहेंगे 26, उसके बाद प्लस को क्या कहा गया है, गुणा कहा गया है, तो 26 गुणा 16, और माइनस को साथियों भाग कहा गया है। माइनस को भाग कहा गया है तो क्या हो जाएगा, माइनस को भाग कहेंगे, और आगे क्या है सर 8 दे रखा है। ठीक है, 8 हो गया। इसके बाद यहाँ पर गुणा को क्या कहा है सर, गुणा को प्लस कहा है। देखिए ये लिखा है गुणा को प्लस, ठीक है, तो गुणा को प्लस हो जाएगा। और आगे 120 है, 120 है, और भाग को क्या कहा है सर, भाग को माइनस कहा है। ठीक है, ये बताना है। इसके अपोजिट में नीचे क्या लिखा है, तो कहेंगे सर 343। क्या है दोस्तों, याद रखेंगे 1 मिनट, ये रहा 343। ठीक है, 343, और जो माइनस है इसको क्या कहा है सर, माइनस को भाग कहा है। माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, याद रखेंगे भाग है।
माइनस का अर्थ भाग है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा 49 और गुणा को कहा गया है प्लस, तो इसको जोड़ देंगे 22 के साथ। अब चलिए इसको सीधा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सर किसका प्रयोग करेंगे, बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बोर्ड मास का, बोर्ड मास में ब्रैकेट ऑफ उसके बाद डिवाइड, तो कहाँ कहाँ डिवाइड है उनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे डिवाइड दे रखा है, ऊपर डिवाइड दे रखा है, तो ऊपर से शुरुआत करेंगे तो सर 26 गुणा में 2 बचेगा, क्योंकि 8 का भाग जाएगा 16 में 2 बचेगा, और यहाँ पर क्या है हमारा प्लस में है दोस्तों। उसके बाद क्या है आप याद रखेंगे 120 है, 120 में माइनस करेंगे 56 को। ठीक है, 120 में माइनस 56 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। 120 में क्या हो जाएगा, माइनस का 56 हो जाएगा। इसके बाद अपोजिट में क्या है, तो कहेंगे सर अपोजिट में दे रखा है 343 का भाग 49 में। 343 का भाग 49 में करेंगे तो सर 7 आएगा। कितना आएगा, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343 और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो दोनों का डिफरेंस बनेगा, तो 49 का भाग जाएगा तो कितना बचेगा सर 7 बचेगा, और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा नीचे 22। अब ऊपर 26 दूना का सर 52 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 52, और आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे प्लस 120 और माइनस हो जाएगा सर 56 बटे में 22 7 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 22 7 29। और दोस्तों आगे देखेंगे तो यहाँ पर 56 और 52 का डिफरेंस कितना बनेगा 4, तो 120 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा आप कहेंगे सर 116 बचेगा, और 116 में डिवाइड करेंगे 29 से, 116 में 29 से डिवाइड करेंगे तो सर हमारा जो सही उत्तर बनेगा वो 4 बनेगा। क्या बनेगा, 4 बनेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे साथियों, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवर्स करके जरूर देखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में लगभग 8 से 10 बार पूछा जा चुका है। ये हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में आकृति में कितने त्रिभुज स्थित हैं। हाउ मेनी रेक्टेंगल इन दिस फिगर, ये बताना है कि कितने त्रिभुज स्थित हैं। चलिए इनको काउंट करते हैं। और दोस्तों आपको एक ट्रिक बताइए कई बार ट्रायंगल गिनते हुए। ट्रिक क्या है दोस्तों, इस तरह की ट्रिक, इसमें जब भी ऐसी आकृति मिले तो 1 और 2 इन दोनों नंबरों को आपस में जोड़ के बराबर क्या करना है सर 3 करना है। ठीक है, इसी ट्रिक का यूज करते हुए इसमें हम क्या बताएंगे, ट्रायंगल बताएंगे। चलिए इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब इसका क्या बना रहे हैं, हम फिगर बना रहे हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा सा फिगर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कुछ इस तरह का। ठीक है, तो इसमें कितने मिलेंगे, आप कहेंगे सर यहाँ पर हमें कुल मिलाकर के 3 त्रिभुज मिलेंगे। कितने मिलेंगे, इसको साइड में कॉर्नर में लिख देते हैं 3। उसके बाद अब प्लस करते हैं। चलिए अब प्लस कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। और दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, आप जब यहाँ पर देखेंगे तो एज इट इज आकृति दिखाई देगी 3 वाली, यानी कि 3 त्रिभुज और मिल जाएंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद कलर चेंज और नजरें यहीं पर होनी चाहिए आप लोगों की। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, आप लोग इसको यहाँ से देखिए। ठीक है, कहाँ से देखना है, इस कॉर्नर से लेकर के नीचे तक जाना है और मिडिल में जाके ऊपर चला जाना है। ठीक है, अब इसको भी देखेंगे दोस्तों कितने मिलेंगे, आप कहेंगे सर 3 और मिल जाएंगे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके जस्ट अपोजिट कलर चेंज कर लेते हैं। कौन सा कलर ले लें, ब्लैक कलर। ठीक है, ब्लैक कलर आ जाएगा, ब्लैक कलर नहीं आएगा, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं और इसको आप लोग अब देखिएगा। ठीक है, 1 मिनट, इसको आप लोग देखिएगा। यहां पर आपका इस तरह से एक और आकृति बनता हुआ प्रतीत होगा। कौन सा, ये वाला आकृति। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ये वाला आकृति बनेगा तो सर +3 और हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +3 और हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर अब हमें कुछ और त्रिभुज दिखाई देंगे, उनको काउंट करना है सर। कौन से त्रिभुज, सबसे पहले ये वाला त्रिभुज, इसको आप लोग गौर से देखिए, ये वाला त्रिभुज। तो ये त्रिभुज एक हो गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके जस्ट अपोजिट एक ये वाला त्रिभुज। ठीक है, कौन सा, ये वाला त्रिभुज, यानी कि सर 2 त्रिभुज और मिल गए। तो प्लस में सर कितना हो गया, 2 हो गया। इसके बाद रेड कलर ले लेते हैं। रेड कलर लेंगे तो सर एक यहाँ से त्रिभुज दिखाई देगा। कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये वाला त्रिभुज दिखाई देगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो ये वाला मिलेगा। और ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे सर, +1 कर देंगे। ठीक है, +1 हो गया। इसके बाद अब कलर दूसरा ले लेते हैं। कलर दूसरा लेंगे तो इस दिशा में अभी तक हमने काउंट नहीं किया है। कौन सा, ये वाला अभी तक काउंट नहीं किया। इसको आप लोग एक बार फिर से देखिएगा। ठीक है, ये वाला काउंट नहीं किया, यानी कि प्लस में 1 और हो जाएगा। और अब टोटल जोड़ लेते हैं। अब टोटल जोड़ेंगे तो 3 चौके 12, 2 14, 2 16, यानी कि दोस्तों टोटल हमें जो ट्रायंगल मिलेंगे, टोटल ट्रायंगल मिलेंगे वो 16 मिलेंगे। और ये क्वेश्चन आपको रट लेना है। 100% ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो आपको गिनना नहीं है, इस क्वेश्चन को रट लेना है। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कैसी आकृति, एक बार इसको मेट दे रहे हैं और इस वीडियो को 30 से 40 सेकंड रिवर्स करके देखिएगा। एक एक त्रिभुज आपको काउंट करवाया है।
ऐसी जब भी आकृति आए, ऐसी जब भी आकृति आए, सीधा आपको 16 आंसर लगाना है और आगे निकल जाना है फुर्ती में। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन जब ज़्यादा पूछता है तो उसको रटना पड़ता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों कह रहा है कि ए बी का पुत्र है, सी बी की बहन है, सी बी की बहन है और उसका पुत्र डी है और उसकी पुत्री ई है, एफ डी के मामा है, ई एफ से कैसे संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, आप कहेंगे ए बी का पुत्र है, कोई ए नाम का शख्स है, वो बी का पुत्र है। मान लीजिए ये ए है, ये किसका पुत्र है, आप कहेंगे सर बी का पुत्र है, ठीक है, बी का पुत्र है। सी जो है वो बी की बहन है, बी का अभी तक जेंडर पता नहीं है, लेकिन सी नाम का कोई शख्स आ रहा है, वो क्या है, बी की बहन है, तो सी की बी की बहन हो जाएगी। यहाँ पर बहन के लिए माइनस लगाएंगे और पुत्र है नीचे, तो इसके लिए क्या लगाएंगे सर, प्लस लगाएंगे, ठीक है। ए पर प्लस, सी पर माइनस, क्योंकि ए पुत्र है बी का और बी की बहन है सी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और उसका पुत्र, उसका एक पुत्र डी है, और किसके लिए आता है, हमेशा सर सेकंड वाले के लिए। सेकंड पर कौन है, सी, तो सी का एक पुत्र है जिसका नाम क्या है, याद रखेंगे, सी का एक पुत्र है, इसका नाम क्या है, याद रखेंगे, डी है। और इसका ये पुत्र हो गया और पुत्री ई है, यानी कि सी की ही एक पुत्री है, उसका नाम क्या है, ई है। तो इस तरह से ये हो गया। आगे कह रहा है एफ दोस्तों डी के मामा है। क्या कह रहा है, एफ डी के मामा है। एफ डी के मामा कैसे बनेंगे, कुछ इस तरह से, ये हो गए एफ, ये एफ हो गए, ये मामा किसके हो गए, ये डी, डी की मम्मी और मम्मी का भाई, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ई एफ से कैसे संबंधित है। इससे किसके साथ लगा है सर, एफ के साथ लगा है, तो से एफ के साथ लगा है, तो ये रहा एफ। एफ क्या कहेगा, ये मेरी बहन है और मेरी बहन का लड़का, मेरी बहन की लड़की, यानी कि मेरी बहन की जो लड़की बनेगी सर मेरी भांजी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, भांजी बन जाएगी। इस तरह से आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, क्या बनेगी, भांजी। ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आना है तो इसका क्या बनाना है, हमें दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो सर्कल का तो सर्कल ही रहना है, कोई बात नहीं, सर्कल का सर्कल हो जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखनी है, जो वस्तु दर्पण की ओर नजदीक होगी वो हमेशा दर्पण की तरफ नजदीक दिखाई देगी। यानी कि ये जो इसका मुख है, इसका मुख कहाँ पर है, दर्पण के नजदीक, तो कुछ इस तरह से उल्टा बना हुआ दिखाई देगा। इसकी नाक मुख के सीधा ऊपर दे रखी है, ठीक है। और आगे साथियों 2 आंखें हैं, आगे इसकी 2 आंखें, यानी कि उल्टी ऐसा आकृति बननी चाहिए, उल्टी आकृति बननी चाहिए। तो ये सीधी है गलत है, ये सीधी है गलत है। अब इन दोनों में से बताना है कि कौन सा सही उत्तर हो जाएगा साथियों। तो इनमें से बताना है कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसकी आंख को जब आप देखेंगे, इसकी आंख को देखेंगे तो दर्पण की किस दिशा में, इस दिशा में, दर्पण की इस दिशा में। तो आंख भी कहां पर होनी चाहिए सर, इसी दिशा में तो होनी चाहिए, ठीक है। तो आंख कहां पर होनी चाहिए, जिस दिशा में दर्पण से है उसी दिशा में होनी चाहिए। यानी कि आंख इसकी यहां पर इस तरह से बन जाएगी, आधी आधी आंख इस तरह से बन जाएगी। यानी कि मान लीजिए ये एक आंख है तो कैसी, इस तरफ भरी होनी चाहिए, किस तरफ, इस तरफ। ये दोनों की दोनों मान लीजिए जूम करके हमने आपके सामने आंखें बना दी हैं, और इसकी आंखें कौन सी दिशा में बनी है, दर्पण की दिशा में भरी हुई हैं। तो दर्पण की दिशा में यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर विपरीत दिशा में दिखाई दे रही है, जबकि इसमें इसी दिशा में। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे साथियों, ऑप्शन नंबर सी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न के शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाइए। इन शब्दों को हमें बताना है सार्थक क्रम में। दोस्तों ये एक बच्चे की अवस्थाएं दे रखी हैं, प्रौढ़ता, शैशवावस्था, बचपन और किशोरावस्था। तो दोस्तों अगर याद रख लें सबसे पहले बच्चे में क्या आता है, बच्चा एक शिशु होता है, बच्चा सबसे पहले क्या होता है, शिशु होता है। तो उसकी जो अवस्था पहले नंबर पर आएगी वो शैशवावस्था होगी। कौन सी, शैशवावस्था। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 से शुरुआत होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 गलत, ऑप्शन नंबर डी गलत। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे जब बच्चा जवान हो जाता है, एक बड़ा बच्चा बन जाता है, जब वो युवक हो जाता है तो क्या होता है, याद रखेंगे प्रौढ़ता उसकी कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रौढ़ता। यानी कि सबसे बड़ा होगा तो प्रौढ़ता होगी, यानी कि 2 के बाद लास्ट में 1 होना चाहिए, दोनों ऑप्शन में। इसके बाद शैशवा के बाद उसका क्या आएगा, शैशवा के बाद बच्चे का आता है बचपन। क्या आता है, याद रखेंगे शैशवा के बाद बच्चे का दोस्तों बचपन आता है। क्या आता है, बचपन, ठीक है, बचपन आता है। यानी कि शैशवावस्था 0 से 3 साल, उसके बाद बचपन हो जाएगा। ये एक दोस्तों याद रखेंगे, ये आपका बीएड में, कहाँ पर, बीएड में, और आपका बीटीसी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके रीजनिंग में भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बचपन हो जाएगा शैशवावस्था के बाद। और बचपन के बाद आती है दोस्तों किशोरावस्था। क्या आती है, किशोरावस्था, ठीक है,
किशोरावस्था, ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो 2 के बाद 3 और 4, 2 के बाद 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगी, प्रौढ़ता आ जाएगी। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलोजिज्म से संबंधित एक क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। कह रहा है सभी आम अंगूर हैं, सभी सेब संतरे हैं, कोई आम संतरा नहीं है, सॉरी कोई आम सेब नहीं है। तो इस निष्कर्ष में बताना है कोई अंगूर संतरा नहीं है, कोई संतरा अंगूर नहीं है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले सभी आम, दोस्तों जितने भी आम हैं, मान लीजिए जितने यहाँ पर आपके क्या है, आम है, यहाँ पर आपके आम है यानी कि मैंगो है, ठीक है। इसको ए से आम बना देते हैं। और जितने भी आम है वो किसके अंतर्गत आएंगे, एक मिनट, ए नहीं रखना है क्योंकि ए अंगूर ए आम हो जाएगा। तो मैंगो मीन्स आम हो जाएगा। और जितने भी आम है वो किसके अंतर्गत आएंगे, आप याद रखेंगे दोस्तों, ये आ जाएंगे हमारे किसके अंतर्गत, ग्रेप्स यानी कि अंगूर के अंतर्गत आ जाएंगे। और कह रहा है सभी सेब संतरे हैं, अभी सभी सेब, जितने भी सेब हैं, मान लीजिए जितने भी इतने से इतने इतने क्या हैं आपके एप्पल हैं। और ये सारे के सारे एप्पल किसके अंतर्गत आ रहे हैं, सर ऑरेंज के अंतर्गत आ रहे हैं। किसके अंतर्गत, याद रखेंगे, ऑरेंज के अंतर्गत। ऑरेंज मीन्स क्या होता है, संतरा। अब कह रहा है दोस्तों हमसे कोई आम सेब नहीं है। आम कहाँ पर है, आप याद रखेंगे, ये रहा हमारा मैंगो, ये रहा मैंगो, और ये रहा सेब यानी कि एप्पल। ये अंदर अंदर वालों की आपस में लड़ाई है। क्या है दोस्तों, याद रखेंगे, ये अंदर अंदर वालों की आपस में लड़ाई है, ठीक है। अंदर अंदर वालों की आपस में लड़ाई यानी कि एप्पल की मैंगो से लड़ाई है, ठीक है। ये कोई भी आम सेब नहीं हो सकता है। चलिए अब निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में कह रहा है कोई अंगूर संतरा नहीं है। अंगूर कहाँ पर है, आप कहेंगे ये सर अंगूर, अंगूर का बहुत बड़ा वाला सर्कल ऑरेंज से क्या टच कर रहा है, आप कहेंगे सर टच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो इस तरह से हमें क्लियर पता नहीं चल रहा है। देखिए एक सर्कल ऐसा भी बन सकता था, एक ये फिगर बना, उसके बाद एक फिगर ऐसा भी बन सकता था। कैसा, याद रखेंगे, ऐसा। तो यहाँ पर क्या हो जाता, देखिए क्या क्या बनता, तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर हमारा एप्पल हो जाता, और यहाँ पर हो जाता ऑरेंज, यहाँ पर ग्रेप्स, और यहाँ पर मैंगो। अब देखिए यहाँ पर भी एप्पल और मैंगो की लड़ाई है, ये एक दूसरे से नहीं मिल रही है। तो ऐसा भी त्रिभुज बन सकता था, लेकिन एग्जैक्टली हमें पता नहीं चल रहा कि ये बनेगा कि ये बनेगा। तो इस कारण पता नहीं है तो क्या है दोस्तों, याद रखेंगे, जब पता नहीं होता है तो हमेशा ये वाला गलत होता है। क्या होता है, गलत, हमेशा रॉन्ग हो जाता है। लेकिन आगे वही बात क्या रखी है, कोई संतरा अंगूर नहीं है। अभी कह रहा कोई अंगूर संतरा नहीं है, अब कह रहा कोई संतरा अंगूर नहीं है। देखिए ऊपर वाला गलत है, कोई संतरा अंगूर हो नहीं रहा है, और यहाँ पर क्या है, अंगूर भी संतरा नहीं हो रहा है। लेकिन अब याद रखेंगे, अब विद्यार्थी यहाँ पर एक गलती कर देता है। उसे लगता है हमने देखा सर अंगूर संतरा और संतरा अंगूर, उसने क्या देखा, यहाँ पर अंगूर और संतरा देखा, और यहाँ पर संतरा और अंगूर देखा। लेकिन वो एक बात भूल जाता है, एक तरफ होना चाहिए कोई नहीं, क्या नहीं होना चाहिए, कोई नहीं, ठीक है। एक तरफ होना चाहिए कुछ, कुछ है, ठीक है, ये होना चाहिए, तब निष्कर्ष बनता है जो आपके दिमाग में चल रहा है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, याद रखेंगे, या तो एक या तो दो, या तो एक या तो दो अनुसरण करते हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल नहीं बनेगा। जब आपके निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष या दूसरा निष्कर्ष, कोई एक निष्कर्ष दिया हो, कोई जैसे दिया जाता कोई अंगूर संतरा नहीं है, और नीचे दे देता कुछ अंगूर संतरा है, तब लगता निष्कर्ष या तो एक या तो निष्कर्ष दो। लेकिन इस स्थिति में दोनों गलत हैं, तो ये ऑप्शन बनेगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यानी कि दोनों के दोनों रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पर निष्कर्ष या तो एक या तो आइदर और नहीं लगेगा, याद रखेंगे, इसमें आइदर और नहीं लगेगा। आपको गलती नहीं करनी है, एग्जामिनर आपको ऐसे ही क्वेश्चन में फंसाता है, आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है, याद रखेंगे, नाइदर नॉर बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में अभी पिछली बार ही देखने को मिला था। 2023 में एक एग्जाम हुआ था, उसका मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चला, ये इसी एग्जाम में पूछा गया था। चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या रखा है हमसे साथियों, क्या, नृत्य, संगीत और ताल, इनमें से दोस्तों कौन सा बेन आरेख बनेगा, बताना है। नृत्य, संगीत और ताल में कौन सा बेन आरेख बनेगा। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो भी ताल होता है, जो भी ताल होता है वो सारा का सारा संगीत में आता है। जो ताल होती है वो किसके अंतर्गत आती है, संगीत के अंतर्गत। यानी कि सबसे पहले तो हम लिखेंगे साथियों ताल, जितनी भी ताल हैं, जितनी भी ताल हैं ये किसके अंतर्गत आएंगी, याद रखेंगे साथियों संगीत के अंतर्गत आएंगी। किसके, संगीत के अंतर्गत, ठीक है। जितनी भी ताल हैं वो साथियों संगीत के अंतर्गत आ जाएंगी, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और जो जितनी भी ताल हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी, एक मिनट, ताल हमारी नृत्य के अंतर्गत आएगी, माफी चाहेंगे। यहाँ पर जो ताल होती है, जहाँ ये जो ताल होती है ये नृत्य के अंतर्गत, यानी कि जो हमारा फिजिकल एक्टिविटी होती है। एक मिनट, इसको हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप इसको एक बार फिर से समझिए, ये कुछ गड़बड़ हो गया इसमें, आप लोग एक बार फिर से समझिए। जो भी ताल होता है, जो अभी हमने पहले बताया था,
जो भी हमारा ताल होता है वो सारा का सारा ताल संगीत के अंतर्गत आता है। ताल का मतलब क्या होता है? ताल का मतलब होता है साथियों धुन। क्या होता है? धुन। जितनी भी धुन होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? याद रखेंगे संगीत के, यानी कि म्यूजिक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इस तरह का बनेगा। सबसे पहले क्या बनेगा दोस्तों? ताल बनेगा। क्या बनेगा? ताल। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा? याद रखेंगे, ऊपर जितना भी ताल होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? संगीत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, संगीत के अंतर्गत। और जो डांस होगा, जो साथियों डांस होगा, ये हमारा अलग से हो जाएगा, यानी कि साथियों नृत्य हमारा अलग से हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर कि जो नृत्य होता है वो संगीत में ही तो किया जाता है। देखिए, जो संगीत होता है, संगीत में केवल और केवल धुन होती है, यानी कि साथियों ध्वनि होती है। संगीत में कोई भी नृत्य नहीं होता है, संगीत में केवल ध्वनि होती है। आप लोग इसको अच्छे से समझिए, संगीत में केवल ध्वनि होती है, जबकि ताल जो हमारा नृत्य होता है ये एक फिजिकल एक्टिविटी है। क्या है? फिजिकल, यानी कि इसमें हमारा पूरा शरीर नृत्य करता है। तो शरीर संगीत की धुन पर नृत्य करता है, ना कि संगीत नृत्य से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे, संगीत हमारा ताल हमारा संगीत के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन जो नृत्य होगा वो अलग से बनेगा। इसको याद रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम VVIMP कहते हैं। ठीक है, VVIMP कहते हैं, ये वही क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करता है। और इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहां पर क्या दे रखा है? याद रखेंगे, एक आपकी आकृति कैसी है? अलग है, एक आकृति हमारी अलग है, और 2 आकृति इस तरह की है। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो एक बार से वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस तरह की एक घंटी की बेल आइकन दिखेगी। इस घंटी में बेल आइकन में जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको ऑल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप ऑल सेलेक्ट करेंगे, जब भी हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लाएंगे तो आपके पास ये पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं लगता है। वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए। यदि चैनल पर अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करिए, और इसमें आप अपना विचार बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार बताएं। कैसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, इस तरह से निरंतर कैसी वीडियो और लाने का प्रयास किया जाए, ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, और अपने क्वेश्चन के आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।